हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए, अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक नीचे प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा इंट्रो हम लोग इस एक्सरसाइज का पढ़ेंगे कि जो जो प्रश्न हमारे इस एक्सरसाइज में आएंगे उनका परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं रिक्त समुच्चय के बारे में, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा बता रहे हैं। रिक्त समुच्चय। तो देखिए, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। जैसे ये हमारे पास एक मझले ब्रैकेट का समुच्चय है, क्योंकि हम मझले ब्रैकेट के अंदर समुच्चय को लिखते हैं, और इसके अंदर कोई भी अवयव ना हो। कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं या फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। ठीक है ना? बाकी हम लोग पढ़ेंगे जब प्रश्नावली के क्वेश्चन पर चलेंगे तो वहां पर हम लोग जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। तो देखिए, परिमित समुच्चय उन समुच्चय को कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। अवयवों की संख्या कैसी हो? सीमित हो। उसको हम लोग परिमित समुच्चय बोलते हैं। यानी कि हम उनको गिनती पर गिन सकें, उनको बता सकें, अगर समुच्चय के अंदर उनको रखना चाहें तो उनको रख सकें। उसी को ही हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्लियर? आगे चल लेते हैं अपरिमित समुच्चय पर। अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय में ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो। अवयवों की संख्या सीमित ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। और परिमित समुच्चय उनको बोलते हैं जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, तो उसको हम लोग परिमित बोलेंगे, और जब सीमित नहीं होगी तो उसको हम लोग अपरिमित बोलेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय। तो देखिए, समान समुच्चय के लिए कम से कम दो समुच्चय होने अनिवार्य है। तो यहां पर मान लिया कि एक समुच्चय हमारे पास A है और दूसरा समुच्चय B है। तो ये दोनों समान समुच्चय तब कहलाएंगे जब A के सभी अवयव B में और B के सभी अवयव A में हों। यानी A B में दोनों में अवयवों की संख्या और अवयव दोनों सेम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समान समुच्चय बोलते हैं। और इसको हम लोग A बराबर B से प्रदर्शित करते हैं। और A
के बराबर बी और बी के बराबर ए होना चाहिए। समझ गए? यानी ए के सभी अवयव बी में और बी के सभी अवयव ए में होने चाहिए। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग चल देते हैं अपने एक्सरसाइज पर, प्रश्नों के पास, और देखते हैं कैसे प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? रिक्त समुच्चय के उदाहरण आपसे पूछ रहा है। तो पहला पार्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले पार्ट में लिखा हुआ है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी संख्या बताइए जो 2 से कटती हो और वो विषम हो। ऐसी विषम प्राकृत संख्या बताओ जो 2 से कटे। तो आप कहेंगे कि ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पहले पार्ट को समुच्चय के रूप में यानी रोस्टर विधि के रूप में लिखने पर आपको क्या मिल रहा है? कोई भी अवयव स्पष्ट नहीं हो रहा है, कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको हम लोग कह देंगे कि ये रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला वाला तो हमारा रिक्त समुच्चय है। चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट पर और दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि ऐसी संख्याएं जो सम हो और अभाज्य हो। ऐसी संख्या जो सम हो और अभाज्य हो। तो यहाँ पर आप एक समुच्चय बनाएंगे बी, और इसमें आप लिखेंगे सम अभाज्य संख्या 2 होती है। और जब ये 2 होती है तो आप बता देंगे क्या कि भैया 2 एक अवयव आपको प्राप्त हो गया। अवयव प्राप्त हो गया तो क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं। अब ये रिक्त समुच्चय नहीं रह गया क्योंकि आपको अवयव प्राप्त हो गया है। और जब अवयव प्राप्त हो जाएगा तो रिक्त समुच्चय कैसे रह जाएगा? नहीं रह पाएगा। समझ गए? तो पहला वाला रिक्त समुच्चय है, लेकिन दूसरा वाला रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट पर चल देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जहां x का मान 5 से छोटा, साथ ही साथ x का मान 7 से बड़ा है। यानी 5 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी तो कोई संख्या ही हमारे पास नहीं है कि वो संख्या 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो। ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? तो यहाँ पर एक सी समुच्चय का निर्माण करेंगे, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे? फाई से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई भी अवयव प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया। चलिए चौथे पार्ट पर चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखिए, जब भी हम 2 समांतर रेखा खींचेंगे तो वो कहीं पर कटेंगे नहीं, और 2 समांतर रेखा कहीं पर भी नहीं कटेंगे, किसी भी बिंदु पर नहीं कटेंगी, तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु भी प्राप्त नहीं होगा। तो जब उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त ही नहीं होगा तो समुच्चय डी में कोई भी बिंदु नहीं प्राप्त होगा, यानी कोई भी अवयव नहीं प्राप्त होगा। और जब कोई भी अवयव नहीं प्राप्त होगा तो उसको हम लोग कह देंगे कि ये रिक्त समुच्चय है, जिसको हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? और प्रश्न को पढ़ेंगे और बताएंगे कि परिमित है या नहीं। चलिए पहला पार्ट देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो जब वर्ष के महीनों का समुच्चय आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भैया वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12। और उनको हम अपनी उंगलियों पर या अपने कॉपी पर गिन सकते हैं, और या हम किसी को बता सकते हैं। तो ये हमारे कैसे हुए? परिमित हुए। कैसे हुए? परिमित समुच्चय। तो पहला जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? परिमित समुच्चय।
ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि भैया एक समुच्चय बनाकर दिया और कह रहा है 1 2 3 डैश 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 डैश। डैश डैश का मतलब ही यही होता है कि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये जब चलता ही जा रहा है तो भैया कहाँ पर रुकोगे, कोई पता नहीं कहाँ पर रुकोगे। 100 पर रुकोगे, 101 पर रुकोगे, लाख पर रुकोगे, 10 लाख पर रुकोगे, करोड़ पर रुकोगे, कहाँ पर रुकोगे कुछ पता ही नहीं है। तो ये कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय। तो दूसरा वाला पार्ट अपरिमित समुच्चय। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे पार्ट पर। और तीसरे पार्ट में क्या है उसको पढ़ते हैं। 1 2 3 डैश डैश डैश। देखिए फिर से डैश डैश लगा दिया, लेकिन फिर कह रहा है कि 99 और 100 पर आकर रुक जाइए। यहाँ पर आपको उसने बता दिया है कि 1 से चलिए, चलते जाइए चलते जाइए, कब तक, जब तक 99 के बाद 100 ना आ जाए। तो भैया ये तो हमारे पास परिमित समुच्चय आया। कैसा हो गया, परिमित समुच्चय। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथे पार्ट पर। चौथे पार्ट में क्या कह रहा है पढ़ते हैं उसको। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो भैया देखिए 100 से बड़े तो सभी धन पूर्णांक होते हैं। 101 ये सभी का मतलब है 100 के आगे चलते चले जाइए। 101 102 103 105 110 क्लियर, 201 501 601 ये सारी संख्याएं कहीं पर भी चले जाइए। 1 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ये सभी समुच्चय, यानी इन संख्याओं के द्वारा जो समुच्चय बनेगा वो 100 से बड़ा धन पूर्णांक होगा और इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए कैसा हो गया, अपरिमित समुच्चय। तो चौथा पार्ट हमारा हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। पांचवें पार्ट में चल देते हैं और उसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए ये हमारा एक परिमित समुच्चय हुआ। क्यों? क्योंकि 99 से कम बताना है, उसके ऊपर नहीं जाना है, तो निश्चित संख्याएं हैं, निर्धारित संख्याएं हैं, वही हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए ये हमारा परिमित समुच्चय हुआ। क्या हुआ? परिमित समुच्चय। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ प्रश्न नंबर 3 में, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। क्लियर? तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि परिमित है या अपरिमित। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित। क्यों? अभी देखिए, अपरिमित समुच्चय। क्यों अपरिमित समुच्चय? क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं। हो सकता एक्स अक्ष के बिल्कुल करीब में हो सकता दूर हो सकता बहुत दूर हो सकता उन दोनों के बीच हो, कहीं पर भी हो सकता है। तो एक्स अक्ष के समांतर हमारी अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। क्लियर?
चलिए चलते हैं इसका सेकंड पार्ट पर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो भैया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये तो हमारा परिमित समुच्चय हो गया। क्या होगा? परिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में निश्चित अक्षर हैं, तो यहाँ पर अपरिमित का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये परिमित हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो देखिए 5 के गुणज हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 का पहाड़ा है। अब आप बताइए 5 का पहाड़ा कहाँ तक होता है? तो आपके मन में एक बात आएगी कि 5 का पहाड़ा 10 तक होता है। नहीं, 5 का पहाड़ा अनंत तक होता है, सिर्फ हमने 10 तक याद किया है। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए? कैसा समुच्चय हो गया? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा पार्ट देखते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा होता है बच्चों के लिए। तो देखिए कितने भी जानवर हो, उनका एक समूह जरूर होता है, यानी उनको हम बता पाते हैं कि ये जानवर हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जानवर हमारे दुनिया में या पृथ्वी पर पाया जाता है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि अनंत जानवर हैं, उनको हम गिन ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय ये कैसा है? ये हमारा परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय। उसके बाद आ जाते हैं पांचवें पार्ट पर। क्या कह रहा है? मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो भैया 0,0 से कितने भी वृत्त खींच सकते हैं, तो ये हो गए अपरिमित समुच्चय। क्लियर? बहुत ही आसान था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में बताइए ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो ए बाईं ओर दे रखे हैं, समुच्चय बी दाईं ओर दे रखा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ए का मान देखिए कितना दे रखा है। पहले क्वेश्चन में देखते ही आप बता पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे आप देखेंगे तुरंत आप बता ले जाएंगे। तो ए के समुच्चय के अवयव हैं, ए समुच्चय के अवयव हैं ए कामा बी कामा सी कामा डी, और बी के अवयव हैं, बहुत ध्यान से देखिए, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता सेम हो सकता सेम ना हो। तो देखिए ए है, ठीक है, पीछे है, आगे है, इससे कोई मतलब नहीं, होना चाहिए। अगर बराबर है तो होना चाहिए। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। देखिए सारे हैं, जो समुच्चय ए में अवयव हैं वही अवयव समुच्चय बी में हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए? समान समुच्चय हो गए। और समान समुच्चय को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? 4, 8, 12, 16। समुच्चय ए के अवयव है 4, 8, 12, 16। और समुच्चय बी में चलते हैं तो देखिए 4 तो मिला हमको, 8 भी मिला, लेकिन 12 हमको कहीं ढूंढने पर नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे हो गए? ये समान समुच्चय नहीं हुए, तो हम इनको लिख सकते हैं ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में ए के अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10,
और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स सच डेट एक्स सम धन पूर्णांक है, यानी सम संख्या है और धन पूर्णांक है, प्लस में है और 10 से छोटा और बराबर है, 10 से छोटा और बराबर है। तो भैया इसको हम लोग यहाँ पर हल करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बी पार्ट में कौन कौन से अवयव आएंगे, सम होना चाहिए, धन होना चाहिए। तो सम है 2, 4, 6, 8 और 10, यही तो अवयव आएंगे, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8, 10 है, यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8, 10 है, तो दोनों समुच्चय कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो ए बराबर बी। चौथा पार्ट देखते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, चौथे के समुच्चय ए में लिखा हुआ एक्स सच डेट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, संख्या 10 का गुणज है, तो 10 का पहाड़ा है, तो 10, 20, तो ए के अवयव क्या बनेंगे। देखिए चौथे पार्ट में ए के अवयव क्या बनेंगे, यहां लिख देते हैं। ए के अवयव बनेंगे 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश। और बी के अवयव क्या बनेंगे, बी के अवयव बनेंगे 10, 15, 20, 25, ये यहाँ दे रखे हैं। देखिए बी में दे रखे हैं, बनाने नहीं है, दे रखे हैं, ये रोस्टर रूप में हमको पहले से दे रखे हैं। अब बताइए क्या ए और बी बराबर हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि ए के सभी अवयव बी में और बी के सभी अवयव ए में, ठीक है। इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग चौथा पार्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। फिर से वही चीज पूछ रहा है, समान है या नहीं है। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समुच्चय ए में अवयव लिखे हुए हैं 2, 3, 2, 3, और समुच्चय बी में अवयव कौन कौन से लिखे हुए हैं, वो हमारा निर्माण विधि में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग रोस्टर विधि में लिखेंगे। तो x² + 5x + 6 = 0 के गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर x² + 5x + 6 = 0, तो क्या बन जाएगा, x² + 2 + 3 × x + 6 = 0, क्योंकि 2 3 6, 2 3 5 होता है। तो x² + 2x + 3x + 6 = 0। यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2, ब्रैकेट बना लेंगे तो x + 2 कॉमन लेकर, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 3 = 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और फिर x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ पर अवयव आ जाएंगे -2, -3। अच्छा, b के अवयव 2, 3 है, सॉरी a के अवयव, और b के अवयव -2, -3 है। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू b। समझ गए क्यों, क्योंकि a के सभी अवयव b में तथा b के सभी अवयव a में नहीं हैं। ठीक है, क्या लिख दोगे, चूंकि a के सभी अवयव b में तथा b के सभी अवयव a में नहीं हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है x सच दैट x फॉलो का एक अक्षर है।
तो फॉलो का अक्षर है तो हमारा समुच्चय यहाँ पर क्या बनेगा, रोस्टर विधि में लिख देते हैं इसको, तो F, O, L, W। और B के अवयव क्या हैं, Y such that Y, ये देखिए Y such that Y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, ठीक है। तो कौन कौन से अक्षर आएंगे, W, O, L, F। और आप देखेंगे कि ये आगे पीछे जरूर हैं बट कोई भी छूटा नहीं है। ए के सभी अवयव बी में तथा बी के सभी अवयव ए में हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, चूंकि ए के सभी अवयव बी में तथा बी के सभी अवयव ए में हैं। ए के सभी अवयव बी में तथा बी के सभी अवयव ए में हैं, इसलिए ए के बराबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे बराबर हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम ए को देखेंगे। ए में अवयव है 2, 4, 8, 12। 2, 4, 8, 12। और क्या ये अवयव बी में है, नहीं। सी में है, नहीं। डी में नहीं। ई में नहीं। एफ में भी नहीं। जी में भी नहीं। एच में नहीं। सब में चेक करने हैं, सब में चेक करने हैं। तो यहां पर समुच्चय ए का कोई भी समान समुच्चय नहीं है। चलिए समुच्चय बी पर आ जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4। और सी में भी ये अवयव नहीं है और डी में ये अवयव मिल गए आपको 1, 2, 3 और 4। क्लियर। तो ये हमारे समान समुच्चय हैं। तो यहां पर लिख देंगे कि B के बराबर D है। समुच्चय B समान समुच्चय D, यानी B बराबर D। चलिए C पर आ जाते हैं। C में क्या दे रखा है, 4, 8, 12, 14। तो D में तो यह है नहीं, E में भी नहीं है, F में भी नहीं है, G में भी नहीं है, H में भी नहीं है। तो C के बराबर भी नहीं कोई मिला। D का तो हमको B मिल ही चुका है। E देख लेते हैं। E है -1 और 1। और यही अवयव हमको G में भी दिख रहे हैं, -1 और 1, यानी E बराबर G है। E के बराबर कौन है, G। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। F में हम क्या देख रहे हैं, F में 0, A है और यहाँ 0, 1 है, ठीक है। तो ना यहाँ 0, A के बराबर कुछ नहीं है और फिर बचा 0, 1, इसके बराबर भी कोई समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 2 पेयर मिले हैं, B और D, और दूसरा पेयर है E और G। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर समान समुच्चय को निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न था और काफ़ी आसान एक्सरसाइज थी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। थैंक यू फॉर
watching.